सो डेटा रिप्रेजेंटेशन के बाद कंप्यूटर आर्किटेक्चर देख लेते हैं और इसके अंदर वॉन न्यूमन आर्किटेक्चर आता है और हार्वर्ड आर्किटेक्चर आता है। तो वॉन न्यूमन जो है वो सिंगल मेमोरी आर्किटेक्चर है और हार्वर्ड में मल्टीपल मेमोरी आर्किटेक्चर है। तो वॉन न्यूमन की बात करते हैं तो यहाँ पे इंस्ट्रक्शन और डेटा जो है वो दोनों ही रैम में होते हैं, स्टोर्ड प्रोग्राम होते हैं और मेन प्रोग्राम कहलाते हैं इसको। इवन दो रोम भी होता है। अब जैसे हार्वर्ड आर्किटेक्चर को देखोगे तो यहाँ तुम्हें दिखेगा कि इंस्ट्रक्शन जो है वो रोम है ना, और से लिंक्ड है, डेटा जो है वो रैम से लिंक्ड है। तो यहाँ पे कन्फ्यूजन होती है कि रोम, इसमें रोम होता ही नहीं है, इसलिए यहाँ लिखा कि रोम जो है वो भी प्रेजेंट होता है एज अ कंट्रोल यूनिट। तो पर्सनल कंप्यूटर डिज़ाइन होता है अगर हम वॉन न्यूमन आर्किटेक्चर की बात करें, और इंप्लीमेंटेड एज अ माइक्रो प्रोसेसर डिज़ाइन। तो 8085 माइक्रो प्रोसेसर, 8086 माइक्रो प्रोसेसर, ये 8 बिट का होता है, ये 16 बिट का होता है। अब यहाँ पे इम्प्लीमेंटेड एज अ माइक्रो कंट्रोलर डिज़ाइन। तो जब भी माइक्रो प्रोसेसर डिज़ाइन होता है हम वॉन न्यूमन को याद करते हैं, और हार्वर्ड में माइक्रो कंट्रोलर को, जैसे 8085 माइक्रो कंट्रोलर यूज इन द इंटेलिजेंट सिस्टम डिज़ाइन, दैट इज एम्बेडेड सिस्टम। तो यहाँ पे कोड मेमोरी होती है, डेटा मेमोरी। कोड मेमोरी में रोम होता है, यानी रोम कोड मेमोरी, इसके अंदर इंस्ट्रक्शंस होती है। डेटा मेमोरी रैम यानी डीएम। ठीक है, नोट देख लेते हैं। एक नोट है सीओ का। अगर हम सीओ की पर्टिकुलर बात करें कि कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन सब्जेक्ट डिस्क्राइब द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ वॉन न्यूमन आर्किटेक्चर, तो ये चीज़ हमें पहले से क्लियर करनी पड़ेगी कि हम 8085 8086 की बात कर रहे हैं, कंट्रोलर की बात अभी नहीं कर रहे हैं। कंप्यूटर ब्लॉक डायग्राम, तो अगर कंप्यूटर को हम ऊपर ऊपर से देखें तो किस तरह का होता है, उसमें सीपीयू होता है, मेमोरी होता है, आईओ होता है। सीपीयू प्रोसेसिंग यूनिट, मेमोरी स्टोरेज यूनिट, और आईओ जो है एक्सटर्नल कम्युनिकेशन यूनिट। तो कंप्यूटर है ऐसा और इसको हमने बॉक्स के अंदर बंद करा है। मेमोरी यूनिट जो है वो सिस्टम बस, और आईओ यूनिट ये भी सिस्टम बस से कनेक्टेड है। आगे पीछे डेटा फ्लो हो सकता है। सीपीयू की बात करें तो इसके अंदर रजिस्टर सेट होता है, लोकल बस, एएलयू लोकल बस कंट्रोल यूनिट। मेमोरी ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो यहाँ पे मेमोरी चिप स्ट्रक्चर आता है। स्टोरेज की बात करें तो यहाँ मेमोरी चिप स्ट्रक्चर के अंदर 8 बिट ऐसे इंस्ट्रक्शन और डेटा जो होते हैं स्टोर्ड होते हैं। ठीक है, तो यहाँ कंट्रोल सिग्नल रीड एंड राइट। अब आर डी बार और डब्ल्यू आर बार, अब बार क्यों लगता है आगे बताऊंगा। स्टोर्ड प्रोग्राम कॉन्सेप्ट जो है यहाँ पे होता है स्टोरेज। और सेल्स जो है, सेल की बात करें, हर एक पर्टिकुलर मेमोरी चिप के अंदर एक सेल होता है जिसको यूनिक नंबर डिफाइन करता है, जो कि एड्रेस कंसिस्ट करता है। ठीक है, टू इनेबल द सेल, सेल्स को इनेबल करने के लिए। मेमोरी रिक्वेस्ट की बात करें तो एक एड्रेस होता है, कंट्रोल सिग्नल होता है, एड्रेस टू इनेबल द सेल, और कंट्रोल सिग्नल की किस टाइप का ऑपरेशन है। एग्जांपल देख लो मेमोरी चिप कॉन्फ़िगरेशन का, तो 64 KB। अब जब भी हम 64 KB लिखते हैं उसमें 64K अलग, बी अलग, तो ये हमारी मेमोरी चिप है। अब बी कितना होता है, बाइट होता है, यानी 8 ये सेल का साइज़ है। नंबर ऑफ बिट्स स्टोर्ड इन द सेल, कितनी बिट स्टोर्ड है, तो 8 बिट स्टोर होती है एक बाइट में। ठीक है, और 64K जो है वो नंबर ऑफ सेल्स इन द मेमोरी चिप है। तो कितने सेल होंगे, इस चीज़ को थोड़ा ध्यान रखना कि यहाँ पे साइज़ और नंबर ऑफ सेल्स में अंतर है। एक मेमोरी चिप के अंदर कितने सेल्स होंगे, वो ये है 64K सेल्स होंगे। और नंबर ऑफ एड्रेस बिट रजिस्टर टू इनेबल द सेल इज, और जब भी हम एड्रेस बिट की बात करेंगे कितने एड्रेस बिट चाहिए होंगे, अभी आपने एड्रेस देखा ना, तो यहाँ पे एड्रेस बिट कितने चाहिए होंगे, वो जो होता है लॉग बेस टू होता है 64K। अब के को हम के मतलब 1000, और 1000 1024 के पास होता है। ठीक है, ये मैं बार बार नहीं बताऊंगा, ध्यान रखना। तो हम इसको 2 की पावर 10 अज्यूम करते हैं, और ये 2 की पावर 6 होता है। तो 6 + 10 16 है ना, लॉग अगर तुम्हें आता है तो। वरना तो समझ में आ ही रहा होगा कि अगर 64 तो ठीक है, 6 2 6 और के मतलब 2 की पावर 10। एड्रेस स्पेस, ये चीज़ समझ में आ गई। एड्रेस स्पेस और एड्रेस रेंज ऑफ मेमोरी चिप जो होती है वो सारे जीरो से लेकर सारे एफ तक। जब तुम 808 अगर तुमने पढ़ रखा है तो वहाँ से माइक्रो कंट्रोलर, माइक्रो प्रोसेसर से तुम्हें आइडिया होगा इस किसकी बात हो रही है। देखो जिस तरह से दिखता है कि अगर हम यहाँ से बात करें तो ये हमारा सेल 0, सेल 1, सेल 2 ऐसे करके 2 16 - 1 जा रहे हैं। ठीक है, क्योंकि यहाँ से देखो 4 प्रोसेसेस है ना, 2 16 बिट का हमारे पास एड्रेस बिट रजिस्टर है, तो इतने सेल्स जा रहे हैं, और ये 64 KB रैम को हम देख रहे हैं। तो ये हमारा डेटा स्पेस रहेगा। एड्रेस लॉजिक जो है वो मैंने यहाँ बताया 16 होगा। कैसे होगा, तो 16 बिट एड्रेस रजिस्टर होगा, और यहाँ पे एड्रेस डिकोडर होगा n × 2n। अब वो डिकोडर जो है हर एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल से मिलेगा, तो ये डिकोडर जो है वो सबसे कनेक्ट हो रहा है, क्योंकि 16 बिट एड्रेस रजिस्टर ही है। तो एड्रेस स्पेस है ये, और ये डेटा स्पेस है। तो एड्रेस लॉजिक डिज़ाइन हो गया है, और ये डेटा डेटा डिज़ाइन हो गया। तो यहाँ पे हाँ, तो डेटा स्पेस इन द सेल जो है वो 8 बिट है। स्टोरेज की बात करें, डेटा स्पेस इन द चिप जो है वो 64। सेल जो है एक पर्टिकुलर ब्लॉक है एक चिप का, तो एक सेल के अंदर तो 8 बिट का स्टोरेज है। ठीक है, बताया था सेल का साइज़ जो है वो 8 बिट है, और डेटा स्पेस इन चिप जो है 64K × 8 है। एड्रेस स्पेस इन द चिप जो है, सेल जो है वो 16 बिट है, और एड्रेस स्पेस ऑफ द चिप वो है वो भी 16 बिट है। तो एड्रेस वही रहता है। तो यहाँ पे आर डी बार डब्ल्यू आर बार A0 से A15 तक, क्योंकि 0 से 15 टोटल 16 हो जाते हैं। एड्रेस पिन्स हो गई, ये कंट्रोल पिन्स हो गई। 64 KB की रैम की बात करें तो यहाँ डेटा में 0 से लेकर 7 तक डेटा पिन्स हो गई। वही चिप सेलेक्ट है CS, और CS एक्टिव हाई और CS एक्टिव लो। अब समझ में आ रहा होगा कि बार लग जाता है एक्टिव लो में। अभी आगे एक और थोड़ा और क्लियर होगा, इसको थोड़ा ऐसे कर देता हूँ। तो CPU बिट निबल बाइट वर्ड, वर्ड साइज इक्वल टू वर्ड लेंथ ऑफ CPU। ये इसलिए लिखा गया है कि तुम्हें क्लियर हो जाए, बार बार कन्फ्यूजन ना हो। ठीक है, एक बार समझ लोगे तुम्हें याद भी हो जाएगा, याद करने का है नहीं वैसे। वर्ड साइज होता है, वर्ड लेंथ ऑफ CPU होता है। 8 बिट का अगर माइक्रो प्रोसेसर है तो बिट में तो 1 बिट आता है, निबल में 4 बिट आता है, बाइट में 8 बिट आता है, और वर्ड जो है वो भी 8 बिट का होगा। ये ध्यान रखना, लेंथ ऑफ CPU के बराबर।
अब देखो 16 बिट का अगर माइक्रो प्रोसेसर है तो बिट तो उतना ही रहता है, 1 बिट। निबल 4 बिट रहता है, बाइट भी 8 बिट रहता है, तो देख लो हर जगह वही है, हर जगह वही है, बस यहाँ चेंज हो रहा है क्या, वर्ड वर्ड जो है वो कंपैटिबल होता है उसके साथ, तो 32 में 32 हो गया, एन के लिए एन हो गया, बाकी सब वही रहे। तो देखो अगर बेस्ड ऑन द डेटा स्टोरेज मेमोरी चिप कॉन्फ़िगरेशन इज नेम्ड एज, तो डेटा किस तरह से स्टोर हो रहा है उस हिसाब से मेमोरी चिप की कॉन्फ़िगरेशन को बोला जाता है। फॉर एग्जांपल बिट एड्रेसेबल मेमोरी, इसमें क्या होता है 8 सेल इंटरफेस होते हैं, तो सेल साइज जो है वो 1 बिट रहता है। अगर हम निबल एड्रेसेबल मेमोरी बोलेंगे तो सेल साइज जो है 4 बिट रहता है। ठीक है, जैसे ऊपर मैंने 8 वाला दिखाया था, है ना, 8 वाली ये केस है, ये इसको कहते हैं बाइट एड्रेसेबल मेमोरी। ठीक है, बाई डिफ़ॉल्ट बाइट एड्रेसेबल होती है, तो ध्यान रखना सेल साइज होता है 8 बिट होता है, वन सेल इंटरफेस इन वर्ड एड्रेसेबल मेमोरी। ठीक है, यहाँ भी वन सेल इंटरफेस होता है मगर वर्ड एड्रेसेबल कहते हैं इसको। नोट है हमारा कि डिफ़ॉल्ट मेमोरी कॉन्फ़िगरेशन यूज्ड इन द सिस्टम इज़ बाइट एड्रेसेबल। मैंने अभी भी बताया कि जो डिफ़ॉल्ट है वो बाइट एड्रेसेबल है, सेल साइज 8 बिट रहता है डिफ़ॉल्ट। सीपीयू जैसे मैंने बताया था कि वहाँ पे एक्सेस एक्सेस वाला था ना, डेटा रिप्रेजेंटेशन में एक्सेस बायस वाला, तो वो तो डिफ़ॉल्ट होता नहीं, नॉर्मल डिफ़ॉल्ट रहता है। जो कंटिन्यू कर रहा है साथ में उसको समझ में आ रहा होगा। सीपीयू डेटा टाइप इज़ वर्ड, सो मल्टीपल सेल्स आर एसेसेबल इन पैरेलल। अब डेटा टाइप जो है सीपीयू का वर्ड है, तो एक साथ मल्टीपल सेल्स को एक्सेस करा जा सकता है टू एक्सेस द डेटा फ्रॉम द मेमोरी इन द फॉर्म ऑफ वर्ड्स। तो मेमोरी में स्टोरेज स्ट्रक्चर होता है बाइट वाइज, ऐसे सीक्वेंस होता है वर्ड वाइज। ठीक है, इसको दिमाग में रखना। एग्जाम्पल देख लो, 8086 माइक्रो प्रोसेसर, 16 बिट सी पी यू। 16 बिट सी पी यू इंस्ट्रक्शन होगी, मूव कमांड दे रखी है जैसे मूव ए एक्स, और यहाँ लिखे है लोकेशन। तो देखो डेटा ट्रांसफर ऑपरेशन, इसको हम कहते हैं डेटा को ट्रांसफर कर रहे हैं। ये है डेस्टिनेशन। ठीक है, डेस्टिनेशन रजिस्टर 16 बिट का, और ये है सोर्स। मूव करना है इसमें यहाँ से सोर्स मेमोरी बाइट एड्रेसेबल, तो सेल साइज जो है वो 8 बिट का हो गया। ठीक है, तो 2 सेल्स आर एसेसेबल इन पैरेलल। तो एक चीज़ आइडिया आ गई कि यहाँ दे नहीं रखा, तो हमें पता है सेल साइज 8 होता है और 16 बिट बोल रखा है, तो 2 सेल एक बार में एसेसेबल है। ऑपरेशन जो है वो ए एक्स M2000 और M2001, ये मेमोरी जो है वो एडजेसेंट है, इवन बैंक और ऑड बैंक कहते हैं इसको। ठीक है, अज्यूम द मेमोरी कॉन्टेक्स्ट, अगर मान लो मेमोरी कॉन्टेक्स्ट 000 से शुरू होकर FFF तक जाता है, तो बीच में ये दोनों कहीं आएंगे। तो वो कॉन्टेक्स्ट पे डिपेंड करेगा कि ये जो हमारा यहाँ पे जैसे हमने कॉन्टेक्स्ट में लिखा है इफ़ 2000 कंटेन LB लोअर बिट, देन ए एक्स अगर 2487 हो जाएगा अगर लोअर बिट कंसिस्ट करता है तो। ठीक है, और अगर 2000 कंटेन करता है हायर बिट, तो ए एक्स हो जाएगा 8424। इसका मतलब क्या है कि जैसे अगर 200 है ना, यहाँ पे 84 को ऊपर डालो या 24 को ऊपर डालो, ये चीज़ है। तो अगर हमें लोअर बिट कंसीडर करनी है तो वो ऐसे दिखेगा, और हायर बिट कंसीडर करनी है तो फिर 8424 दिखेगा। मतलब अगर तुमने 2000 एड्रेस पे 84 रखा है, तो लोअर बिट अगर कंसीडर करिए तो 24 को पहले दिखाई जाएगा। ठीक है, इसको थोड़ा और क्लियर कर देता हूँ। आगे वाली चीज़ जो है वो एक्जैक्टली उसी चीज़ पे डील करती है। ये है मेमोरी एड्रेस इंटरप्रिटेशन मैकेनिज्म, कि हमें कन्फ्यूजन ना हो कि ये लोअर बिट पहले आएगी या हायर बिट पहले आएगी। तो इसको बोलते हैं इंडियननेस टेक्निक। ठीक है, ई से शुरू होते हैं, इंडियननेस टेक्निक। अब यूज टू स्पेसिफाई द ऑर्डर ऑफ डेटा स्टोरेज, डेटा किस तरह से स्टोर होगा इन द मेमोरी, इसको बोलते हैं लिटिल इंडियन और बिग इंडियन। ठीक है, तो लिटिल इंडियन क्या करता है, लोअर एड्रेस कंटेन लोअर बिट एंड हायर एड्रेस कंटेन हायर बिट। तो ये चीज़ बड़ी सिंपल है, ऐसे कि 0 पे 0 रहेगा, 1 पे 1 रहेगा, है ना, ऐसे करके जाएगा। तो ये होती है मोस्ट सिग्निफिकेंट, ये होती है लीस्ट, है ना। तो इस हिसाब से देखिए तो ये एड्रेस है, ये बाइट पोजीशन है। और बिग इंडियन में क्या होता है, लोअर एड्रेस कंटेन हायर बिट, लोअर वाले पे हायर रहती है, हायर एड्रेस कंटेन लोअर बिट। ठीक है, तो हम डिफॉल्ट जो है यूज़ करते हैं लिटिल इंडियन। तो डिफॉल्ट हमारा लिटिल इंडियन है, वो समझना आसान है। तो ये अगर एड्रेस है 2001 2000, तो इस पे 24, इस पे 84 है, तो 2484 है, मतलब जैसा डेटा है वैसे ही रहेगा। बस ध्यान देना कि जो लोअर एड्रेस है उस पर जो वाला जो आ रहा है वो लोअर बिट है, तो ये लोअर बिट रहेगी तो ये पीछे रहेगी, है ना। एक क्वेश्चन देख लेते हैं। कंसीडर अ 32 बिट हाइपोथेटिकल सीपीयू विच सपोर्ट 64 KB मेमोरी। ठीक है, पहली बात तो हाइपोथेटिकल सीपीयू 32 बिट का है, दूसरा 64 KB की मेमोरी सपोर्टिंग सिस्टम है। इट एनहांस विद अ वर्ड एड्रेसेबल मेमोरी। ठीक, वर्ड एड्रेसेबल है, इस बार बता रखा है कि बाइट नहीं है, वर्ड है। हाउ मेनी बिट आर सेव्ड इन द एनहांस सीपीयू टू एड्रेस द मेमोरी। अच्छा, यहाँ इनहांस वर्ड का यूज़ हुआ है, एक होता मॉडिफाइड, एक होता इनहांस करना। तो 32 बिट का सीपीयू था, सपोर्ट करता 64 KB मेमोरी को, इनहांस कर दिया गया वर्ड एड्रेसेबल में। तो अब कितनी बिट सेव होंगी इन इनहांस सीपीयू मेमोरी, मतलब कितनी बिट बच जाएंगी पहले के कंपैरिजन में। देखो, ओल्डर सिस्टम में सीपीयू वर्ड साइज था 32 बिट, मेमोरी साइज था 64 KB। बी यानी बाइट एड्रेसेबल, तो यानी पहले जो था वो बाइट एड्रेसेबल था। सेल का साइज 8 बिट हो गया। एड्रेस बिट कितना हो जाएगी, लॉग बेस 2 होगा 64, मैंने बताया था 16 बिट होता है। कैसे आया था, क्योंकि 2 की पावर 6 जो है 64 होती है, के की वजह से 10 आ जाता है, तो 10 + 6 16। सीपीयू इज इंटरफेस विद 4 सेल ऑफ मेमोरी। अब सीपीयू जो है वो 4 सेल ऑफ मेमोरी से इंटरफेस है ना। तो इसका मतलब एक चीज़ समझ में आती है, 32 बिट का है, 8 से डिवाइड करेंगे तो 4 आ जाएगा, है ना। तो वर्ड से कुछ ना कुछ कनेक्ट हो रहा है। ये चीज़ कैसे आई, मतलब तुम बोलोगे ये चीज़ लिखी कैसे, अब तुम्हें पता है 8 बिट का है, 32 बिट है, तो कितने कितने सेल से इंटरफेस रखा होगा, 4 से डिवाइड कर देंगे, तो यहाँ से आया 4। तो इसलिए हम बोलते हैं सीपीयू इंटरफेस विद 4 सेल ऑफ मेमोरी। अब नया सिस्टम जो है मेमोरी इनहेंस होने के बाद क्या होता है, सीपीयू वर्ड साइज 32 बिट हो जाता है। ठीक, उतना ही रहता है वो, तो मेमोरी जो है वर्ड एड्रेसेबल यहाँ चेंज आ गया, 32 बिट वर्ड एड्रेसेबल, यहाँ सेल साइज जो है वर्ड साइज के बराबर यानी 32 बिट के बराबर है। तो देयर फॉर नंबर ऑफ सेल्स, इसको बोलते हैं नंबर ऑफ सेल्स इन द सीपीयू जो है 64K/4।
ठीक है, क्योंकि अब वर्ड साइज सेम हो चुका है सेल साइज के, तो 64K/4 जो हो जाएगा, 4 सेल आर ग्रुप्ड इनटू 1 सेल, यानी ये चीज़ मैंने ऊपर बता रखी है कैसे आया। तो इस वजह से हमारा 2 14 आ गया। तो इसका मतलब एड्रेस बिट रिक्वायर्ड हो जाएंगी 14 बिट, और एड्रेस बिट सेव कितनी हो गई, पहले 16 रिक्वायर्ड हो रही थी, है ना यहाँ पे, अब 14 हो रही है, तो यानी 2 जो है सेव हो गई। तो यही क्वेश्चन में था कि सीपीयू इंटरफेस विद 1 सेल ऑफ मेमोरी, इस वजह से 2 जो है वो सेव हो जाएंगी। अगला क्वेश्चन देख लो। ये क्वेश्चन जो है ऐसे आते नहीं, अगर तुम्हारा कॉन्सेप्ट क्लियर करने के तुम्हें समझ में आ रहा होगा कि कब मैं एड्रेस बिट की बात करूँ तो लॉग ले रहा हूँ, कब मैं क्या चीज़ें क्वेश्चन समझा रहा है जो मैं उसको किस तरह से डील कर रहा हूँ। एक कंसीडर करते हैं 64 बिट का हाइपोथेटिकल सीपीयू। देखो इस बार 64 बिट है और 256 किलो, किलो के बाद डब्ल्यू मतलब वर्ड, वाट नहीं वर्ड, वर्ड जिसके बारे में बात कर रहे हैं। मेमोरी सिस्टम इज इनहांस विद द बाइट एड्रेसेबल, इस बार चेंज हो गया, वर्ड से बाइट में जा रहे हैं। मेमोरी, हाउ मेनी एड्रेस पिन्स आर रिक्वायर्ड टू एड्रेस द कंप्लीट मेमोरी सिस्टम इन द इनहांस सिस्टम, अगले पेज पे मैं बता रहा हूँ। ठीक है, तो एक बार देख लो 64 बिट है, हाइपोथेटिकल सीपीयू सपोर्ट करता है 256 किलो वर्ड, और इनहांस कर दिया गया बाइट एड्रेसेबल से, और बोल रहे कितने एड्रेस पिन चाहिए होंगे। ठीक है, क्या करने के लिए, कंप्लीट मेमोरी सिस्टम इन द इनहांस सिस्टम। ठीक है, हमारा सिस्टम बन पाए। और इस बार तुम्हें थोड़ा बहुत आइडिया लग रहा होगा कि सेल ज़्यादा चाहिए होंगे कि कम। ठीक है, मेरे को लग रहा है ज़्यादा चाहिए होंगे, जैसे पिछली बार 2 बच गए थे, यानी पिछली बार 2 एक्स्ट्रा थे। और यहाँ पे ओल्ड सिस्टम में देखो सीपीयू वर्ड साइज जो है 64 बिट है, मेमोरी साइज जो है 256 किलो वर्ड है, वर्ड एड्रेसेबल है, तो सेल साइज जो है वर्ड साइज के बराबर है, 64 बिट के बराबर है। नंबर ऑफ एड्रेस बिट रिक्वायर्ड जो है लॉग बेस 256 कितना होता है, 18 बाइट बिट। तो सीपीयू इज इंटीग्रेटेड विद 1 सेल ऑफ अ मेमोरी। ये चीज़ ऐसे इसक्यों लिखी, क्योंकि जो जो सेल बोला गया वही एग्जैक्टली इंटरफेस हुआ है, क्योंकि वर्ड एड्रेसेबल है। अब नए सिस्टम में सीपीयू वर्ड साइज 64 बिट है, मगर मेमोरी जो है वो बाइट एड्रेसेबल हो गई, यानी सेल का साइज जो हो जाएगा वो 8 बिट हो जाएगा। ठीक है, तो डिज़ाइन द सेल ऑफ साइज 8 बिट, स्प्लिट द सेल्स इनटू 8 सब सेल्स। ठीक है, अगर 8 बिट का बनाना है तो फिर 8 सब सेल्स में तोड़ना पड़ेगा, तो नंबर ऑफ सेल्स इन मेमोरी जो हो जाएंगे वो 256K/8 हो जाएंगे। तो ये चीज़ समझ में क्यों करा, क्योंकि हमें इस बार क्या बनाना है, बाइट एड्रेसेबल बनाना है। वर्ड में तो क्या था, सीपीयू इंटरफेस विद 1 सेल ऑफ मेमोरी, एक सेल से सीपीयू इंटरफेस था, और यहाँ पे बाइट की वजह से स्प्लिट करना पड़ेगा 8 सब सेल में। तो यहाँ हमने 8 से मल्टीप्लाई कर दिया 256 को, तो हमारा आंसर है 2/21, यानी 2/1 इंटू 2/20। तो 2/1 तो 2 होता है, 2/20 जो होता है एम कहते हैं उसको। ठीक है, मेगा। ये चीज़ याद रखना, अगर 2/10 होता है तो के कह देते हैं, एम कहते हैं, जी के लिए 30 कहते हैं। ठीक है, ये तुम समय के साथ देखते भी रहोगे। तो 2/m सेल्स, इस बार 8 है तो मेगा बाइट। ठीक है, अब यहाँ पे लिखा है कि एड्रेस बिट रिक्वायर्ड टू एड्रेस चिप कितना हो जाएगा, लॉग बेस टू 2 एड्रेस बिट की बात आ रही है तो 2m पे यहाँ 21 बिट हो जाएगा, वो देखते ही पता चल रहा है ना। तो सीपीयू इज इंटरफेस विद 8 सेल्स ऑफ अ मेमोरी, यहाँ पे सीपीयू इंटरफेस हो रखा है 8 सेल मेमोरी के। तो इससे हमें एक समझ में आ जाता है कि एड्रेस बिट रिक्वायर्ड टू एड्रेस चिप जो हो जाएगी वो 21 बिट हो जाएगी, यही हमारा क्या है आंसर है। तो समझ में आया कि बाइट एड्रेसेबल बनाने से 8 सब सेल क्रिएट हुए, तो यहाँ मल्टीप्लाई हुआ, वहाँ डिवाइड हुआ था, तो यहाँ पे हमें ज़्यादा बनाना है, सेल ज़्यादा चाहिए। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं, कंसीडर द फॉलोइंग मेमोरी कॉन्फ़िगरेशन, यहाँ पे उसी फॉर्म में दे रखा है, बस 0 से 32 और 63 तक जा रहे हैं 0 से। तो ये डेटा और एड्रेस मेमोरी आईसी है, इसको ध्यान से देखना है, मेमोरी आईसी लिखा है, ध्यान रखना। ठीक है, व्हाट इज द मेमोरी कैपेसिटी इन बाइट्स, तो बाइट्स में क्या मेमोरी कैपेसिटी होगी, 2 कंट्रोल पिन है, एड्रेस पिन कितना है 0 से लेकर 32 यानी 33 बिट, डेटा पिन इन द चिप क्या है, यानी सेल का साइज़ क्या है 64, 0 से 63 यानी 64। तो मेमोरी साइज़ क्या हो जाएगा, ये तो पूछ रहे मेमोरी कैपेसिटी यानी मेमोरी का साइज़, तो 2/33 सेल्स। ध्यान से देखना, मैं बोलते वक्त क्या कर रहा हूँ, मेमोरी साइज बताने के लिए 2/33 यानी एड्रेस पिन को ले रहा हूँ, मेमोरी कैपेसिटी की बात हो रही है ना, वो भी बाइट में पूछा है, तो यूनिट जरूर ध्यान रखना। वो बोले कि 2 कंट्रोल पिन है ये दोनों, अब इसमें क्या मेमोरी साइज पूछा है, मेमोरी कैपेसिटी पूछा है, तो बात एक ही है, 2/33 सेल्स होंगे। अब सेल क्या है 64 बिट का है, तो 64 बिट। अब 64 बिट क्वेश्चन में तो बाइट पूछा है, तो हम 8 बिट बाइट कह सकते हैं उसको, क्योंकि 8 8 64 होता है। तो 64 बिट को 8 बाइट में कन्वर्ट कर दिया, 8 टू 2/3 में कर दिया, और फाइनली आंसर आ गया 64 GB। कैसे आया, अगर 3 को तुम हटा दो तो 2/6 जो होता है 64 होता है, और 2/30 जो होता है वो गीगा बाइट होता है। तो आंसर हमारा कितना आ गया, अगर मान लो ऐसे ही क्वेश्चन हो और NET में पूछा जाए तो 64 आंसर कर देना, या गीगा बाइट की वजह से 2/36 करना पड़ेगा, है ना। अगर गीगा बाइट में पूछा तो 64 हो जाता। अगला क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन के साथ ज़्यादा क्लियर हो रहा होगा मेरे को लग रहा है। ठीक है, कह रहे कंसीडर 32 बिट हाइपोथेटिकल सीपीयू विच सपोर्ट 32 डेटा पिन एंड 38 एड्रेस पिन। तो 32 बिट हाइपोथेटिकल सीपीयू है, ठीक है, सपोर्ट करता है 32 डेटा पिन, 38 एड्रेस पिन। हाउ मच मेन मेमोरी इज पॉसिबल इन द सिस्टम इन बाइट्स, तो बाइट्स में पूछा है। सीपीयू का पिन स्ट्रक्चर क्या है, इस क्वेश्चन में ध्यान से देखो, जैसे मैंने ऊपर वाले क्वेश्चन में तुम्हें बोला था, ध्यान से देखो ये क्या है, मेमोरी आईसी है। ठीक है, क्वेश्चन में दिखा रहा था मेमोरी कॉन्फ़िगरेशन, तो यहाँ पे हर एक वर्ड पकड़ना है। देखो इतने छोटे में कितनी चीज़ें पूछ ली गई, मेमोरी कॉन्फ़िगरेशन, मेमोरी आईसी, मेमोरी कैपेसिटी, बाइट्स, तो ये सारी चीज़ों पर ध्यान रखना है। ठीक है, हर एक इन्फॉर्मेशन यूजफुल है। अब इस क्वेश्चन को थोड़ा देखो, 32 बिट हाइपोथेटिकल सीपीयू विच सपोर्ट 32 डेटा पिन एंड 38 एड्रेस पिन। ठीक है, हाउ मच मेन मेमोरी इज पॉसिबल इन द सिस्टम इन बाइट। तो एक चीज़ समझ में आ गई, यहाँ पे ये जो विच सपोर्ट लिखा है ना, ये किसके लिए लिखा है, सीपीयू के लिए लिखा है, इसलिए सीपीयू का पिन स्ट्रक्चर ध्यान देना, यहाँ पे मेमोरी नहीं है ना, मेमोरी पिन स्ट्रक्चर नहीं है। नंबर ऑफ डेटा पिन जो है 32 है, जो कि क्या होता है वर्ड साइज या वर्ड लेंथ,
और एड्रेस पिन जो है 38 है, ये क्वेश्चन में दे रखा है। तो मेमोरी साइज हो जाएगा वो कितना है, 2⁻38 सेल्स, है ना। और सेल्स की वैल्यू क्या है, 2⁸8 अलग कर दो, 2⁻30 अलग कर दो, यानी 256 गीगा सेल्स। अब सेल्स की वैल्यू यहाँ पे ध्यान से देखो, डिफॉल्ट सेल साइज जो है वो 8 बिट का है। यही चीज़ समझानी थी इसमें। नथिंग अबाउट मेमोरी चिप गिवन इन क्वेश्चन, क्वेश्चन में मेमोरी चिप के बारे में नहीं दे रखा है। ये जो दे रखा था तुम बोलोगे तुमने 38 तो यूज़ कर लिया मगर 32 यूज़ क्यों नहीं करा, क्योंकि डेटा पिन है, ये वर्ड का साइज़ है, वर्ड की लेंथ बता रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब एक चीज़ समझ में आती है कि डिफॉल्ट साइज ही रहेगा सेल का, जो कि 8 बिट है। ठीक है, और 8 बिट यानी बाइट, तो गीगा बाइट, 256 गीगा बाइट। तो यही था इसका क्रक्स इस क्वेश्चन का, कि यहाँ पे हम ऐसा नहीं लेंगे कि 2 सेल के लिए भी कुछ कर दें। सीपीयू पिन स्ट्रक्चर की बात करें तो 40 पिन स्ट्रक्चर पिन्स होती हैं, और हमें सारी नहीं देखनी, बस ये देख लो कि उनको कैटेगराइज करा गया है एक्टिव लो पिन, एक्टिव हाई पिन और टाइम मल्टीप्लेक्स पिन में। ठीक है, तो यहाँ पे ये क्लॉक जनरेटर है, कांस्टेंट फ्रीक्वेंसी आती है, क्लॉक जो है वो माइक्रो प्रोसेसर इस तरह से कनेक्ट है, क्लॉक जनरेटर यहाँ पे क्लॉकिंग, अब साइकिल चलती है प्रॉपर। अब यहाँ पे साइकिल का कॉन्सेप्ट आ जाता है। तो देखो हम बोलते हैं कि जैसे ये अपर जा रही हैं ये दोनों, तो ऐसे करके हमने इसको डिवाइड कर लिया, एक क्लॉक जो होगी वो ऐसे होगी, इन दोनों के बीच में डिस्टेंस, है ना। तो ये जो है ये 1 है, ये 0 है, नीचे अगर गए तो 0, ये 1, तो इन दोनों के बीच में एक साइकिल आ गई। ठीक है, ये क्लॉक है। सिमिलरली अगर हम डाउनवर्ड देखें तो ये साइकिल होगी, दो डाउनवर्ड के बीच में। ठीक है, साइकिल टाइम क्या होता है, वो वही होता है फ्रीक्वेंसी के रेसिप्रोकल प्रोपोर्शनल होता है। एग्जाम्पल 1 GHz क्लॉक इज यूज, साइकिल टाइम हो जाएगा रेसिप्रोकल ऑफ 1 GHz हो जाएगा। ठीक है, तो मैं बता रहा था कि आर डी बार क्यों लगता है, डब्ल्यू आर बार क्यों लगता है रीड और राइट में, तो यही है वो बात कि एक्टिव लो पिन में हमेशा पिन नेम के ऊपर बार लगता है, और एक्टिव हाई पिन में पिन नेम ही लिखते हैं। तो जैसे बार लगता है तो आर डी बार, डब्ल्यू आर बार, आई एन टी ए बार, और एक्टिव हाई पिन में पिन नेम लिखते हैं, ए एल ई, आई एन टी आर, एच ओ एल डी, एच एल डी ए। एक चीज़ का ध्यान रखना, कभी कंफ्यूज मत होना कि इसका मतलब क्या है, कि आई एन टी आर होता क्या है। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन में तुम्हें बता दिया जाएगा, कोई भी ऐसी शॉर्ट फॉर्म यूज़ नहीं होगी जो तुम्हें ना पता हो। टाइम मल्टीप्लेक्स पिन, अब इन 8085 माइक्रो प्रोसेसर ADA7 और AD0, ठीक है, तो ये एड्रेस भी है और ये डेटा भी है, ये टाइम मल्टीप्लेक्स पेन्स होती हैं जिसमें एड्रेस डेटा दोनों दिख रहा है। 8086 में क्या है, यहाँ तो 7 जा रहा है, 0 से लेकर 7, क्योंकि 8 बिट का है, यहाँ पे 16 का है तो 15 तक जा रहा है। ALE जो है वो एड्रेस लैच इनेबल होता है ना, यही चेक करता है, 0 पे डेटा इज प्रेजेंट, 1 पे एड्रेस इज प्रेजेंट। ठीक है, तुम अगर AD को एक साथ देख रहे हो तो एड्रेस लैच इनेबल बताएगा कि अगर 0 है तो डेटा प्रेजेंट है, 1 है तो एड्रेस प्रेजेंट है। तो एड्रेस लैच काम कैसे करता है, वो यहाँ पे छोटी छोटी बातें दे रखी हैं, तुम्हें थोड़ा बहुत अगर देखना आइडिया लेना है तो ले सकते हो, कि एड्रेस लैच यूज इन मेमोरी इंटरफेसिंग टू लॉक द एड्रेस। ठीक है, इसमें एस टी भी आता है, स्ट्रोब कहते हैं इसको, ओ जो है आउटपुट जनरेटर होता है। अब एस टी पिन जो होती है 0 1 होती है, अगर इनपुट लाइन्स आर डिसेबल, इनपुट लाइन्स आर इनेबल पे 1 हो जाती हैं। ओ ई में 0 रहता है अगर आउटपुट लाइन्स इनेबल रहती हैं, और आउटपुट लाइन डिसेबल करने के लिए 1 हो जाता है। तो ऐसे होता है कि इनपुट लाइन्स यहाँ आती है, आउटपुट लाइन्स यहाँ आती है, एस टी बी और ओ जो है वो इस फॉर्म में चलते हैं। ठीक है, जब भी तुम्हें कुछ लगे ना कि ये चीज़ तो पल्ले ही नहीं पड़ी है, आ कहाँ से गए, यानी कि एड्रेस लैच के बारे में बता रहा था मैं, और कोई भी चीज़ को ऐसे मन से मत लगाते ना कि ये नहीं आया तो आगे कुछ नहीं आएगा। ये बहुत मतलब है इंटर रिलेटेड, अगर चीज़ें स्किप हो जाती हैं तो घबराने की बात नहीं है। मेमोरी इंटरफेसिंग रेफरेंस जो है वो सीपीयू देते हैं, 8085 माइक्रो प्रोसेसर, इसमें 8 बिट होता है, 64 KB की रैम होती है। तो ये सीपीयू है, ये मेमोरी है। ठीक है, सीपीयू को ध्यान से देखो, ये थोड़ा ज़्यादा क्लियर होगा। 8085 माइक्रो प्रोसेसर है ना, इसके अंदर आर डी बार, डब्ल्यू आर बार, ए एल ई, एड्रेस लैच इनेबल बताया, AD0 से AD7 तक, AD8 से AD15 तक, ठीक है, डिवाइड कर दिया गया है। अब यहाँ पे एक्यूमुलेटर पे जाता है। ठीक है, ये चीज़ देखोगे जब मैं नीचे एग्जांपल दिखाऊंगा। अब यहाँ पे ये कनेक्ट है आर डी बार, डब्ल्यू आर बार से, A0 से 7 तक, A8 से 15 तक, ये है 64 KB की रैम, और ये यहाँ पे है डेटा D7 से D0 तक। ठीक है, तो यहाँ पे बाइनरी, वैसे तो बाइनरी आता है, ये 40 वगैरह क्या लिखा है नीचे एग्जाम्पल के लिए लिखा है। ठीक है, STB होता है, वही होता है, मैंने बताया कि यहाँ से होते हुए जाता है एड्रेस लैच इनेबल और डिसेबल करने के लिए कनेक्टेड है, ये सिस्टम बस है पूरी। ठीक है, अब यहाँ पे रीड ऑपरेशन परफॉर्म होता है, मशीन इंस्ट्रक्शन जो होते हैं LDA 2040, तो ये एक्यूमुलेटर में जाएगा पहले। ठीक है, तो ये मेमोरी 2040 है, मेमोरी रीड ऑपरेशन चल रहा है, तो मेमोरी रिक्वेस्ट होगी, रीड होगा, तो रीड कैसे होगा, आर डी बार से होगा। अब 2000 पे मेमोरी लोकेशन पे रीड हो रहा है, मशीन साइकिल रिक्वायर होगी, सीपीयू साइकिल रिक्वायर, मशीन साइकिल रिक्वायर यानी नंबर ऑफ सीपीयू साइकिल रिक्वायर टू परफॉर्म द रीड और राइट ऑपरेशन। तो कितनी सीपीयू साइकिल, और डेप्थ में जाए तो रीड करने के लिए कितनी सीपीयू साइकिल लगेगी, अज्यूम कर देते हैं ऐसे। तो ये मशीन साइकिल कुछ इस तरह की होगी। तो उसमें देखोगी तो एक्शंस होंगे, सेंड द एड्रेस, T1 पे ALE1 रहेगा, एड्रेस लैच इनेबल 1, और 2040 था तो 40 जो AD7 से AD0 तक जाएगा, और 20 जो AD5 से AD8 तक। सेंड द कंट्रोल सिग्नल, तो ये कंट्रोल सिग्नल T2 पे सेंड होगा, है ना, जैसे कि मैंने बताया कि टाइम वाइज चलेगा, और T2 के बाद T3 एंड T4 पे डेटा को रीड करा जाएगा। तो जिस तरह से साइकिल चलेगी उस हिसाब से डेटा रीड होगा, तो मेमोरी लेटेंसी, मेमोरी डिले चेक होता है। फिर आता है सेम फॉर राइट ऑपरेशन, अब रीड कर लिया हमने, डेटा को राइट करना है, तो मशीन इंस्ट्रक्शन कहती है STA। ठीक है, 8060, यहाँ पे मेमोरीज पे एक्यूमुलेटर, मेमोरी और राइट ऑपरेशन परफॉर्म होगा, तो राइट ऑपरेशन के लिए भी मेमोरी साइकिल्स लगेंगी और एक्शंस होंगे। ठीक है, तो एक्शन में क्या है, सेंडर टू एड्रेस, फिर T1 पे अगेन यही जाएगा कि हाफ ऑफ ये जाएगा HLR और
है ना, मतलब हायर और लोअर, और सेंड द कंट्रोल सिग्नल होगा T2 पे, ठीक है। लिटिल आइगन और लिटिल आइगन ही होता है डिफ़ॉल्ट, तो फाइनली डेटा को राइट कर दिया जाएगा T3 एंड T4 पे, मेमोरी लेटेंसी और मेमोरी एड्रेस एसिस टाइम, ठीक है, इस फॉर्म में। ये CPU है, ये D7 D0 मेमोरी। तो ऑल द सिग्नल आर प्रोग्राम्ड इन रोम, ठीक है। ऐसे बात नहीं है कि स्किप हो जाएगा कुछ, बस ये तुम्हें नॉलेज देने के लिए था कि किस तरह से डेटा दिया जाता है। सिस्टम बस डिज़ाइन देखते हैं। अब यहाँ पे कम्युनिकेशन चैनल है, बस क्या है कम्युनिकेशन चैनल, मैं बीच में दिखाया था ना पीछे, सिस्टम बस बीच में आ रही थी। कैरेक्टरिस्टिक क्या है, शेयर ट्रांसमिशन मीडिया, और लिमिटेशन क्या है, ओनली वन ट्रांसमिशन एट ए टाइम, तो एक बार में एक ही ट्रांसमिशन होता है। अब सिस्टम बस कम्युनिकेशन बिटवीन CPU मेमोरी और IO, इस तरह से कुछ देख लो, ठीक है। सिस्टम बस को दिख रहा है ना, हाँ। सिस्टम बस है, CPU मेमोरी IO कनेक्टेड है। CPU जो होता है प्रोसेसिंग फास्ट मास्टर, ठीक है। CPU तो दिमाग है इसमें। मेमोरी में स्टोरेज होती है, स्लो होता है एड्रेस कंट्रोल सिग्नल, स्लेव स्लेव होता है, जब जब बोला जाता है तब काम करता है, कंप्यूटर की बात है। एक्सटर्नल कम्युनिकेशन IO के लिए वेरी स्लो होता है, ठीक है। पोर्ट एड्रेस कंट्रोल सिग्नल यूजुअली स्लेव, मास्टर भी होता है, कुछ कुछ तो खुद से लॉजिकल लगते हैं, मगर यूजुअली स्लेव होता है। अब यहाँ पे AL आता है, ठीक है, एड्रेस टू मेमोरी IO, ठीक है, एड्रेस लाइन्स। तो देखो सिस्टम बस जो है वो 3 तरह के डिवाइडेड है, ठीक है। मेरे को ये यहाँ लिखना चाहिए था, समझ रहे हो, उसके नीचे आना चाहिए था, मैंने सोचा कि यहीं कर देते हैं, ठीक है। थोड़ा रुकना, उजाला कम पड़ रहा है। अब बेटर है थोड़ा। सिस्टम बस जो है एड्रेस बस या लाइन्स, तो ELs कहते हैं। डेटा बस DL कहते हैं डेटा लाइन के लिए। कंट्रोल बस कंट्रोल लाइन CL कहते हैं। तो एड्रेस लाइन की बात कर लेते हैं, एड्रेस टू मेमोरी एंड IO। यूनिडायरेक्शनल होती है कैपेसिटी ऑफ मेमोरी सिस्टम। 8085 में देखोगे तो A15 से 8 और AD7 से AD0 तक, तो यहाँ पे 16 एड्रेस लाइन्स है, ठीक है। 16 एड्रेस लाइन्स है, 216 सेल्स, यानी 64K सेल्स होंगे, 64 KB दिख रहा होगा तुम्हें, है ना, 16 एड्रेस लाइन्स की वजह से। एक और एग्जांपल देखो, अगर 8086 की बात करें तो ये AD0 से AD19 तक जाता है, यानी 20 एड्रेस लाइन, ठीक है। यहाँ पे देखो एड्रेस और डेटा साथ में है, मगर यहाँ पे ए अकेले है, मगर एड्रेस तो हर जगह, तो 20 एड्रेस लाइन है, 2 raised to power 20 सेल्स, यानी 1 MB। डेटा लाइन्स की बात करें तो ये कैरी करती है बाइनरी कोड बिटवीन द CPU मेमोरी एंड IO, बाई डायरेक्शनल होती है, वर्ड लेंथ और परफॉर्मेंस बेस्ड होती है। तो अगर देखेंगे 87 से AD0 तक, तो यहाँ पे 8 ही दिखी डेटा लाइन्स, तो वर्ड साइज 8 बिट हो जाएगा। ऑपरेशन आर परफॉर्म ऑन 8 बिट डेटा कोड, ठीक है। 8086 में क्या है, 16 दिखती है, तो वर्ड साइज 16 बिट हो जाएगा और ऑपरेशन परफॉर्म होगा 16 बिट डेटा कोड पे। ये इसलिए लिखा है कि तुम्हें समझ में आए कि डेटा बिट जो है इतनी है। CL यानी कंट्रोल सिग्नल, कंट्रोल सिग्नल एंड टाइम सिग्नल, टाइप ऑफ ऑपरेशन। कंट्रोल सिग्नल में, टाइमिंग सिग्नल में सिस्टम मेमोरी एंड IO विद रिस्पेक्ट टू CPU क्लॉक, ठीक है। टाइमिंग के ही बेसिस पे देखे जाते हैं। नोट देखो, ये है कि कॉमन बस, कॉमन कंट्रोल सिग्नल, कॉमन एड्रेस होने की वजह से एम्बिग्यूटी पॉसिबिलिटी है और सिस्टम अनरिलायबल बन सकता है ना, क्योंकि एक ही चीज़ है, बस भी वही है, कंट्रोल सिग्नल भी वही है, एड्रेस भी वही है। तो क्या हमने इसका तोड़ निकाला, वो आगे समझते हैं। यहाँ पे तुम्हें डायग्राम दिख रहा होगा कि CPU है, मेमोरी है, रीड राइट, है ना, सारे जीरो से लिए सारे है, और सिस्टम बस है, IO है, यहाँ पे भी रीड राइट। तो CPU जनरेटर है, द मेमोरी जनरेटर है, और 1000H यानी हेक्साडेसिमल RD है। अब यहाँ पे एड्रेस लाइन और कंट्रोल लाइन जो है वो दे रखी है, ठीक है। तो मेमोरी कंट्रोल IO कंट्रोल है। अब ये 1000 जो है वैलिड मेमोरी है, और रीड जो है वैलिड ऑप्शन है। 1000 जो है वैलिड IO है, और RD जो है वो वैलिड ऑप्शन है, ठीक है। तो ये हम इस फॉर्म में हम देख सकते हैं उसको, कि वो एड्रेस लाइन और डेटा लाइन में किस तरह से अंतर है, ठीक है। 1000 को एड्रेस लाइन देखा, रीड को हमें कंट्रोल लाइन देखा, तो मेमोरी कंट्रोल, मेमोरी IO कंट्रोल, इस फॉर्म में। बस कॉन्फ़िगरेशन की बात करें तो यहाँ पे इनपुट आउटपुट प्रोसेस, इनपुट आउटपुट प्रोसेस में क्या होता है, पहले तो बस कॉन्फ़िगरेशन को देख लो। कॉमन बस है, कॉमन CS है, यानी कंट्रोल सिग्नल है, और कॉमन एड्रेस है। अब इनपुट आउटपुट प्रोसेस में क्या होता है, कॉमन बस नहीं होती, कंट्रोल सिग्नल और एड्रेस कॉमन होता है। फिर आता है आइसोलेटेड IO मैप्ड IO और मेमोरी मैप्ड IO। अभी हम इनपुट आउटपुट प्रोसेस को देख लेते हैं, एक एक करके देखते हैं, तो समझ में आएगा कि हाँ इन चीज़ों में कॉमन क्या क्या होता है, और उस हिसाब से हम पता लगाते हैं। तो इनपुट आउटपुट प्रोसेस में यूजेस कॉमन कंट्रोल सिग्नल एंड कॉमन एड्रेस बट डिफरेंट बस फॉर बोथ मेमोरी एंड IO। तो एक्सपेंसिव कॉन्फ़िगरेशन होती है, सूटेबल इन हाई परफॉर्मेंस CPU डिज़ाइन। जब भी हाई परफॉर्मेंस की बात आती है, हम इनपुट आउटपुट प्रोसेस की बात करते हैं। आइसोलेटेड IO क्या करता है, यूज़ कॉमन बस एंड कॉमन एड्रेस बट डिफरेंट CS, ठीक है। कॉमन बस होती है, कॉमन एड्रेस होते हैं, मगर डिफरेंट CS होते हैं। यहाँ हम ऐसे लिख सकते हैं कि अगर हम आइसोलेटेड की बात करें, IO की बात करें, तो इसमें क्या होती है, कॉमन बस, कॉमन एड्रेस, डिफरेंट CS, ठीक है। यही चीज़ यहाँ लिखी है। लेस एक्सपेंसिव होता है, जनरल पर्पस कंप्यूटेशन के लिए IO-M पिन, ऐसी पिन होती है, तो वो वाला भी यहीं लिख देते हैं। मेमोरी मैप्ड में MMIO, इसमें क्या होता है, एड्रेस डिफरेंट होते हैं, बाकी दोनों कॉमन होते हैं। तो अगले पेज पे वही है। तो अभी जिस पिन की मैंने बात की थी, इसमें IO-MS है, मेमोरी इनेबल के लिए 0 बोलते हैं, और देखो रीड 0 राइट 1, तो मेमोरी क्या हो रही है, रीड हो रही है, तो ये लोड कहलाता है। अगर रीड 1 है, राइट 0 यानी मेमोरी राइट हो रही है, तो ये स्टोर कहलाता है ना। अब यहाँ पे IO-M जो है वो 1 है, तो 0 1 यानी ये इन की बात हो रही है, आउट की बात हो रही है, तो IO रीड IO राइट, तो इस पर डिपेंड करता है ना। तो मेमोरी मैप से पहले जो मैंने दिखाया था तुम्हें आइसोलेटेड IO, वो ये है। अब यहाँ पे मेमोरी मैप्ड IO की बात करेंगे तो बस और कॉमन CS होता है, मगर डिफरेंट एड्रेस होता है, बता चुका हूँ। IO में यूनिक एड्रेस स्पेसिंग होती है, और मेमोरी एड्रेस स्पेस इज शेयर टू IO। लिमिटेशन इन कंप्लीट मेमोरी स्पेस इज नॉट इन द यूज़, ठीक है, क्योंकि कंप्लीट मेमोरी स्पेस यूज़ में नहीं आ पाता है। एग्जांपल देख लेते हैं, डिज़ाइन करना है सिस्टम में 2 IOs, 2 IOs के साथ डिज़ाइन करना है,
पोर्ट्स यूजिंग मेमोरी मैप्ड आईओ वेयर मेमोरी कंटेन 4 सेल। अब 4 सेल की रिक्वायरमेंट देखो तुम्हें समझ में आएगा कि हमने इन दोनों का तो यूज़ करा ही नहीं। देख रहे हो तो ये दोनों लाइनें यहाँ पे जा रही हैं फिर यहाँ जा रही हैं, तो ये तो यूज़ हुआ ही नहीं। ये तो लिमिटेशन क्या है, कंप्लीट मेमोरी स्पेस का यूज़ नहीं हो पाता है। तो अभी समझते हैं, देखो डिज़ाइन करना है सिस्टम विद 2 आईओ पोर्ट्स, आईओ इनपुट आउटपुट के 2 पोर्ट होने चाहिए, मेमोरी मैप्ड आईओ का यूज़ कर रहे हैं। सिस्टम विद मेमोरी मैप्ड आईओ, यहाँ पे सिस्टम बस है, सीपीयू मेमोरी आईओ आईओ रीड राइट के लिए 0111, अब यहाँ पे भी रीड राइट 0001 1011 है ना, तो इसको तो यूज़ नहीं कर पाए हम मेमोरी में से, तो हमने क्या करा, पहले दो को यूज़ करा। तो यहाँ 2 बिट एड्रेस रजिस्टर है, एड्रेस डिकोडर है 2x4 का, D0 D1 D2 D3, D0 D1 8 बिट है, ये दोनों को रहने दिया सेल को, 2 और 3 को, D3 जो है दिख रहा है तुम्हें, हाँ ये पोर्ट से कनेक्टेड है, आईओ पोर्ट से, पोर्ट 0 पोर्ट 1। तो डॉक्यूमेंटेशन मैनुअल में ये चीज़ मेंशन होगी, ठीक है, ये चीज़ होती है कि किस तरह से बनाया गया है सिस्टम, किस तरह से डिज़ाइन है। तो मेमोरी एड्रेस है 0001, आईओ एड्रेस 1011, ठीक है। एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, यहाँ पे है क्वेश्चन, कंसीडर करना है कि देखो इन चीज़ों को ऐसे लेके चलो जैसे तुम्हारे दिमाग में ओके ओके वाला काम हो रहा है कि हाँ ठीक है आ रहा है, ऐसे वाला स्ट्रेस मत लेना ज़्यादा, ठीक है। कंसीडर द 32 बिट हाइपोथेटिकल, अपने एक्सपीरियंस से बोल रहा हूँ, 32 बिट हाइपोथेटिकल सीपीयू विद सपोर्ट 16 केबी मेमोरी स्पेस, ठीक है। 32 बिट हाइपोथेटिकल सीपीयू 16 केबी मेमोरी स्पेस है, सिस्टम इज डिजाइंड विद द मेमोरी मैप्ड आईओ, मेमोरी मैप्ड आईओ से डिजाइन होता है, इन विच 3 एमएसबी बिट्स ऑफ एड्रेस इज 1, ठीक है। देन असाइन देम आईओ पोर्ट, उसको आईओ पोर्ट असाइन करो, हाउ मेनी मेमोरी एड्रेस एंड पोर्ट एड्रेस पॉसिबल इन द सिस्टम। तो पहले तो मेमोरी मैप्ड आईओ का यूज़ हो रहा है, और क्या कर रहे हैं, जहाँ पे 3 एमएसबी बिट को 1 से असाइन करना है, कैसे, 32 बिट का वर्ड साइज है, क्वेश्चन दे रहा है 32 बिट सीपीयू, मेमोरी साइज जो है 16 केबी का है, ये भी दे रखा है, मेमोरी मैप्ड आईओ का यूज़ करना है, ये भी हमें दे रखा है। सो टेक मेमोरी एड्रेस एंड शेयर टू आईओ पोर्ट्स, तो नंबर ऑफ एड्रेस बिट जो हो जाएगी वो 14 हो जाएगी, के की वजह से 10 आता है, 16 की वजह से 2 आता है, 4 आता है ना, 2:4 इज इक्वल टू 16। तो यहाँ पे एड्रेस लिखते हैं, अब तुम्हें पता है 32 बिट में कितना है, एड्रेस जो है हमारा कितना है 14 है, तो 14 क्या हो, 0 से लेकर 13 तक जाएगा। बोल रहे कि 3 एमएसबी यानी मोस्ट सिग्निफिकेंट, तो 3 एमएसबी जो है वो 1 से असाइन है ना। अब इसको क्या करना है हमें, असाइन देम टू आईओ पोर्ट, इसको आईओ पोर्ट को असाइन करना है, तो इनको तो हम 11 बिट को तो नहीं छेड़ेंगे, बाकी बची ये, तो यहाँ इनको क्या है 000010, ये सब क्या है मेमोरी में, आईओ पोर्ट कौन सी वाली जानी चाहिए, जो सारी 1 है। तो नंबर ऑफ पोर्ट एड्रेस जो जाएंगे वो 1 इंटू 2 11, रिमेंबर 11, ठीक है, जो बाकी के रिमेन 11 बिट, जो बाकी की 11 बिट बची 2 1 में, तो 2048 आ गया। मेमोरी एड्रेस जो जाएगी बाकी बचे, तो ये पोर्ट एड्रेस हमने असाइन कर दिया इनके लिए, मेमोरी एड्रेस हमने असाइन कर दिया, दिख नहीं रहा होगा तुम्हें, सॉरी, ठीक है, अब थोड़ा क्लियर हुआ, हाँ। तो मैं यही कह रहा था कि पोर्ट एड्रेस जो है वो, अब इसको हमने असाइन कर दिया, तो ये तो 1 ही है, मल्टीप्लाई करा 2 11 से, क्योंकि रिमेनिंग 11 बिट्स है ना, और बाकी बचे 7, सो 7 जो है वो मेमोरी एड्रेस के लिए हो गया 2 11 बिट, ठीक है। ये कुछ इस तरह से है, अगर तुमने कंप्यूटर नेटवर्क से जुड़ पा रहे हो उसको तुम, है ना, तुम करते हैं ऐसा कुछ, याद आ रहा होगा, नहीं आ रहा कोई बात नहीं, बस तुम्हें एक इंट्यूशन देने के लिए वेरीफाई करते हैं टोटल स्पेस क्या एग्जैक्ट हो रहा है। तो आईओ स्पेस और मेमोरी स्पेस को ऐड करोगे तो हाँ 2:14 एग्जैक्ट स्पेस हो रहा है, तो यानी हमने सही में पोर्ट एड्रेस को जो असाइन कर दिया आईओ के लिए। घबराओ मत, मैं ये वाला पेज छुपा रहा हूँ, ये नहीं बताने वाले, बस ये आखिरी पेज है, और आगे यहाँ से रैप अप करते हैं, अगला नेक्स्ट डे शुरू करेंगे, ठीक है। इंस्ट्रक्शन साइकिल जो है डिस्क्राइब करता है एग्जीक्यूशन सिस्टम ऑफ द प्रोग्राम। अब इंस्ट्रक्शन साइकिल की बात हो रही है, तो यहाँ फेच साइकिल और एग्जीक्यूशन दोनों साइकिल होती है, एफसी और ईसी इंस्ट्रक्शन साइकिल है इस तरह की, ठीक है। तो फेच करना यानी इंस्ट्रक्शन फेच, रीड द इंस्ट्रक्शन फ्रॉम द मेमोरी बेस्ड ऑन पीसी, प्रोग्राम काउंटर, ठीक है। प्रोग्राम काउंटर बहुत इंपॉर्टेंट है, हर जगह पेपर में आते ही आता है, कुछ ना कुछ करके क्वेश्चन बन जाता है। तो इंस्ट्रक्शन फ्रॉम द मेमोरी बेस्ड ऑन प्रोग्राम काउंटर इज मैंडेटरी रजिस्टर इन सीपीयू यूज्ड टू नोट द स्टार्टिंग एड्रेस को नोट करने के लिए मैंडेटरी रजिस्टर है ऑफ द इंस्ट्रक्शन एंड पॉइंट द नेक्स्ट सीक्वेंशियल इंस्ट्रक्शन एड्रेस, ठीक है, और नेक्स्ट सीक्वेंशियल को पॉइंट करता है, ये ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। स्टार्टिंग, अभी इस पर क्वेश्चन भी करवाएंगे हम नेक्स्ट क्लास में, अभी तो फिलहाल रुक जाते हैं। स्टार्टिंग एड्रेस इज सप्लाइड बाय द यूजर प्रोग्रामर एट द एंड ऑफ द इंस्ट्रक्शन फेच, ठीक है, और पीसी विल इंक्रीमेंट स्टेप बाय स्टेप टू स्टेप साइज टू पॉइंट द नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन एड्रेस, है ना, और स्टेप साइज डिपेंड्स ऑन द वर्ड लेंथ, तो ये वर्ड लेंथ पे डिपेंड करता है, सब क्लियर होगा तुम्हें जब हम नेक्स्ट क्लास में एनालिसिस करेंगे तो, ठीक है। तो 8 बिट अगर सीपीयू स्टेप साइज 1 होगा, 16 के लिए 2 जाएगा, 8 का पहाड़ा चल रहा है, उस हिसाब से हमारे कदम बढ़ेंगे, जिस हिसाब से वर्ड लेंथ बढ़ेगी, ठीक है। सीक्वेंशियल इंस्ट्रक्शन फेच जो होता है ऐसे करके स्टार्ट होता है, ठीक है, ट्रेस करने के लिए बोलते हैं इसको, अंडरस्कोर टी, स्टार्टिंग एड्रेस ऑफ द प्रोग्राम, एग्जीक्यूटेबल स्टेटमेंट, ठीक है। ऑब्जेक्टिव ऑफ फेच साइकिल जो है, प्रोग्राम काउंटर सीपीयू जनरेटेड मेमोरी रिक्वेस्ट एड्रेस और आरडी, सिस्टम बस में क्या आता है, एड्रेस लाइन कंट्रोल लाइन मेमोरी, ठीक है, बाइनरी में, और एसबी जो है सिस्टम बस अगेन आगे यहाँ डेटा लाइन पे सीपीयू पे, ठीक है। तो प्रोग्राम काउंटर स्टेप साइज जो है इंक्रीज करता रहता है, प्रोग्राम काउंटर में स्टेप साइज डालो, प्रोग्राम काउंटर इंक्रीज करता रहता है। कोई भी चीज़ को दिल से नहीं लगा देना है तुम्हें, ठीक है, ये नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, अभी ये मैं बना रहा हूँ, अभी पूरे नहीं बनाए हैं, ठीक है। तो कोई भी चीज़ ऐसी नहीं होनी चाहिए, अभी ये तो आया नहीं, इसका मतलब अब क्या होगा, तो डरो मत, उसको चीज़ों को सर्च मारो, ढूंढो, ठीक है, चीज़ें पढ़ो, और जितना ज़्यादा इसमें इन्वॉल्व रहोगे उतना ईजी रहेगा, और सब कुछ दिल से लगाने की जरूरत नहीं है, ठीक है, थोड़ा बहुत नहीं आता चलता है, क्वेश्चन देखोगे क्लियर होगा, क्वेश्चन इज द मेन थिंग। बाय।